प्रज्ञा प्रवाह परिवार में निरंतर सफलता का प्रवाह गतिमान है। उसी सफलता के प्रवाह के क्रम में आज हमारे विशेष अतिथि हैं मूल कृष्ण शुक्ला जी। ये ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक जालौन ज़िले से संबंधित हैं। जालौन ज़िला महर्षि जालान की कर्मभूमि रही है, तपोभूमि रही है और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई का जुड़ाव भी वहाँ के जालौन में एक कालपी नामक स्थान है, वहाँ से रहा है। तो इस प्रकार से मूल कृष्ण शुक्ला जी मूलतः हमारी ऋषि परंपरा के स्थान से जुड़े हुए हैं, शौर्य परंपरा के स्थान से जुड़े हुए हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा में जो 2021 का रिजल्ट था, 2021 की परीक्षा में इन्होंने वित्त एवं लेखाधिकारी के रूप में एक गौरवपूर्ण पद के रूप में इनका चयन हुआ है। इस सफलता के लिए मूल कृष्ण शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और अभी ये हमारे पास बैठे हैं, जो जिस ड्रेस में बैठे हैं इसी ड्रेस में इन्होंने अभी पीसीएस 2022 का साक्षात्कार दिया है। इनका साक्षात्कार आज ही संपन्न हुआ है। तो इस रूप में आज का इनका दूसरा साक्षात्कार है। पहला साक्षात्कार एसडीएम के रूप में संपन्न हो चुका है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस रूप में इनका सफलता इनको मिलेगी। और दूसरा साक्षात्कार प्रज्ञा प्रवाह परिवार में हो रहा है और फिर से इनका तीसरा साक्षात्कार होगा जब 2022 का परिणाम घोषित होगा तो इन्हें उच्चतम पद मिलेगा। उसके लिए शुभकामनाएं। मूल कृष्ण शुक्ला जी, जैसा कि अभी हम लोग अनौपचारिक बातचीत में चर्चा कर रहे थे कि आप मूलतः जो उत्तर प्रदेश की जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वह प्राइमरी स्कूल में संपन्न हुई थी। तो कृपया अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में बताने का कष्ट करें। जी सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, मैं मूल कृष्ण शुक्ला, मैं जनपद जालौन के रामपुरा ब्लॉक के ग्राम टिहर का मूलतः निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से संपन्न हुई है, जहां से मैंने कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं शहर जनपद मुख्यालय जो कि उरई है वहां आ गया। वहां से 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई मेरी संपन्न हुई है। इसके बाद मेरा स्नातक रामजस कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट हुआ 2018 में और उसके बाद परास्नातक 2021 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से पूर्ण किया है। बहुत बहुत ठीक है। देखिए किस प्रकार से मूल कृष्ण शुक्ला जी, जैसे होता है नहीं कि एक नीचे से उठ करके प्राइमरी के स्कूल का लड़का रामजस कॉलेज दिल्ली तक पहुंचता है और निरंतर इनकी प्रगति की यात्रा इस प्रकार से बनी रही। उसके बाद ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी गए, तो अभी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत ये पत्रकारों वाली शैली भी अपनाएंगे। थोड़ा शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में तो चीज़ें स्पष्ट हो गई, क्योंकि हम लोग जो हम लोगों का जुड़ाव रहता है और मैं उन सबको अधिक वरीयता देता हूँ जो बहुत धनाढ्य वर्ग से संबंधित नहीं है बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए हैं। तो हमारे मूल कृष्ण शुक्ला जी मध्यम वर्गीय परिवार से रहे हैं। थोड़ा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बताएं, जिससे और जो प्रतियोगी हैं वह सीधे सीधे उन्हें लगे कि जो साक्षात्कार संपन्न हो रहा है वह हमारे बीच का ही, हमारे जैसा ही एक अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित हो रहा है और भविष्य में हम भी उसी रूप में वहाँ पर चयनित होंगे। उसमें कोई इस प्रकार का जो आर्थिक संवर्ग है वह आड़े नहीं आएगा। जी सर, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी राजकीय इंटर कॉलेज उरई में सहायक अध्यापक, जो कि एलटी ग्रेड के माध्यम से नियुक्ति होती है, उसमें थे। अभी वो वर्तमान में प्रोन्नति पा करके राजकीय हाई स्कूल नरौल में, जो कि रामपुरा ब्लॉक में है, स्थित है, उसमें प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। मेरी माता जी गृहिणी हैं। मैं जो है 2 भाई और 1 बहन है। जी ठीक है। तो हम लोगों ने जो एक भौगोलिक अध्ययन कर लिया, पारिवारिक अध्ययन कर लिया। अब मुख्य जो साक्षात्कार का मुख्य पड़ाव है वह है कि आप जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए हैं, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपकी रणनीति क्या रही है, मुख्य परीक्षा में आपकी रणनीति क्या रही है और साक्षात्कार में आपकी रणनीति क्या रही है, एक एक करके कम सा बताएं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में किन किन बिंदुओं पर आपने ध्यान दिया, कहाँ आपको लगा कि यहाँ पर दिक्कत हुई थी, और हमारे जो चैनल के दर्शक हैं वह देखें, समझें और उस प्रकार की गलतियाँ ना दोहराएं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में। जी सर, सबसे पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताना चाहूँगा
क्योंकि मेरे परिवार में पहले ही कुछ सदस्यों ने इस प्रारंभिक परीक्षा को दिया था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। तो मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया कि आखिर इसमें है क्या जो इसमें ये लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करने से रह जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले देखा कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो पता चला कि करंट अफेयर्स के लगभग 30 से 35 सवाल आते हैं। उसके बाद साइंस के 15 से 20 सवाल, पॉलिटी के भी लगभग इतने ही सवाल, और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लगभग 50 सवाल। तो इन सबको मैंने बांट करके फिर एक एक करके इसकी तैयारी करना शुरू की। करंट अफेयर्स के लिए मैंने यूट्यूब पर जो मंथली वीडियो आते हैं उनको देखना शुरू किया। पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत पहले ही ले आया था, हालांकि पढ़ा मैंने बाद में। तो धीमे धीमे उसको पढ़ा, अध्यायवार उसको कंप्लीट किया। उसके साइंस के लिए मैंने 9th एंड 10th की जो NCERT थी वो पढ़ना उचित समझा, और हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए भी 11th और 12th, और हिस्ट्री के लिए 6 to 8 तक की NCERT भी मैंने पढ़ी है। अब अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा की, तो मेरा पहला प्रयास जो मुख्य परीक्षा में रहा वो मेरा लगभग कम ही समय मिला था, क्योंकि मैं शुरुआत में प्रारंभिक परीक्षा में लगा रहा। उसके बाद 2-3 महीने में ही फिर मुख्य परीक्षा आ गई। तो तब तक मेरी तैयारी उस वक्त नहीं हो पाई थी, ना ही मैंने टेस्टरी ज्वाइन की, ना ही कहीं जो है अपना आंसर कहीं लिखे, जिस वजह से मेरे पेपर भी छूट गए। उस समय 2020 का जो मेरा पहला प्रयास था उसमें मेरे 6 सवाल छूटे थे मुख्य परीक्षा में, सामान्य अध्ययन के चारों पेपर में, जो कि 4 सवाल 12 नंबर के जो बड़े सवाल होते हैं, और जो 2 सवाल थे वो 8-8 नंबर के जो छोटे सवाल। इस वजह से मेरे जो टोटल मार्क्स आए थे वो 754 था, और मैं 13 नंबर से मेंस क्वालिफाई करने से रह गया। जो कि मुझे लगता है अगर मैं टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करता और अगर रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता तो कहीं ना कहीं ये 13 नंबर की भरपाई हो जाती, और कहीं ज़्यादा ही लगभग 35-36 नंबर उसमें मिल जाते अगर 64 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते। इसके लिए फिर मैंने दूसरे प्रयास में ही इसको जो है इसकी भरपाई की, और इसके लिए मैंने पहले से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर की जो आंसर टेस्ट सीरीज़ थी, उन्होंने 10 टेस्ट कराए थे, वो मैंने किए, जिसमें उनका जो मूल्यांकन का जो तरीका था वो लगभग आयोग के पैटर्न पर ही था। जो विवेक सर जो भी मार्क्स देते थे वो मार्क्स, उन मार्क्स ने मुझ में आत्मविश्वास बढ़ाया, और मुझे लगा कि हाँ, इस बार मैं मुख्य परीक्षा क्वालिफाई ज़रूर करूँगा। और इसी का परिणाम था कि मैंने फिर 2021 का मुख्य परीक्षा में भी सफल हुआ। इसके बाद फिर साक्षात्कार की बारी आई, तो मैंने सिर्फ 2 ही मॉक दिए थे, तो लेकिन फिर भी मैं आशान्वित था कि इस बार सफल होऊंगा। तो इस वजह से मैं गया और पूरे आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर के मैंने साक्षात्कार दिया, और उसमें भी सफल हुआ, और अंततः मैं वित्त एवं लेखाधिकारी पद पर चयनित हुआ। ठीक है। अच्छा, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में आपने टारगेट डिप्टी कलेक्टर विवेक सर का ज्वाइन किया, उसमें मार्क्स की आपने बात की, और दूसरा एक और होता है कि जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों का स्तर क्या रहता था? क्या वो प्रश्न जो प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में पूछे जाते थे क्या उनसे कुछ मैच करते थे? उनसे आपको जो उनके मॉडल आंसर्स रहते थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, जो प्रश्नों का स्तर था वो लगभग मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न थे उन्हीं के बराबर ही था, और जो मॉडल आंसर भी दिए जाते थे उसमें जो डायग्राम फ्लो चार्ट रहता था उससे मदद मिलती थी समझने में, और कम समय में ही आंसर को समझा जा सकता था। जी, ये तो सामान्य अध्ययन की बात हो गई। सामान्य हिंदी और निबंध यह भी मुख्य परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके संदर्भ में आपने कहाँ से तैयारी की और क्या आपकी रणनीति रही इसके संदर्भ में, इसको विस्तार से बताएं, जिससे हमारे अन्य जो प्रतियोगी हैं वो भी लाभान्वित हों। जी, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कम समय था, इस वजह से सामान्य हिंदी की तैयारी भी उस स्तर की नहीं हो पाई थी जिस स्तर की होनी चाहिए थी, और इसी का परिणाम था कि जो मुहावरे वाला सेक्शन था वो लगभग पूरा मुझे छोड़ना पड़ा था समय की कमी के कारण, और इसी का परिणाम था कि मुझे उस समय 84 अंक ही मिले 150 में। और जब मैंने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की, इसके लिए मैं जून 2021 में सर के प्रोग्राम से मैं जुड़ा। इसमें मुझे पता चला कि किस तरह से भावार्थ लिखा जाता है,
भावार्थ लिखने के बाद किस तरह से उसमें सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव, प्रधान भाव, गौण भाव, इसको लिखते हैं। उसके बाद संक्षेपण किस तरह से लिखते हैं, संक्षेपण किस तरह से होना चाहिए, जब लास्ट में ब्रैकेट में हम कुल शब्दों की संख्या लिखते हैं उसका बराबर करते हैं, फिर जो मूल पैराग्राफ में प्रयुक्त शब्दों की संख्या बटे 3, इस तरह से लिखा जाता है। और साथ ही साथ व्याख्या में किस तरह से हर एक लाइन होती है, जैसे मान लीजिए 3 लाइन की व्याख्या है, 3 लाइन उन्होंने रेखांकित करके दे दी, तो तीनों की ही अलग अलग व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले प्रसंग डालना चाहिए, फिर व्याख्या और फिर उसके बाद टिप्पणी, तो तीनों में ही अलग अलग ये सेम पैटर्न चलेगा, जिससे जो है मुझे मार्क्स बढ़ाने में सहायता मिली। और इसी का परिणाम था कि 2021 में मेरे मार्क्स 108 हो गए थे, जो कि सीधे सीधे 24 नंबर बढ़ने का संकेत है। जी जी जी। तो आप जैसा कि मूल कृष्ण शुक्ला जी स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि पहले इन्हें 84 अंक प्राप्त हुए थे जब ये प्रज्ञा प्रवाह परिवार से जुड़े, और प्रज्ञा प्रवाह परिवार के द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज में आप किस सर की बात कर रहे थे? जी सर, मैं जो जिनके द्वारा ये साक्षात्कार लिया जा रहा है सर, डॉक्टर CL त्रिपाठी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने जब उस परिवार से जुड़े तो आपका 84 से 108 अंक आपको प्राप्त हुए। तो इसमें जो एक निबंध अभी आपने चर्चा की, संक्षेपण की चर्चा की, मुहावरों की चर्चा की, व्याख्या के संदर्भ में चर्चा की, तो क्या आपको लगा कि जो आयोग में उत्तरों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और जो यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता था, उन दोनों में साम्यता या वैषम्यता कुछ समझ में आई, या कुछ आपको रोचक कमेंट जो इस समय याद आ रहे हों जब आपका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? जी जी। शुरुआत में मैं जब उस समय 2021 में कोरोना फिर दोबारा से आया था, दोबारा उसकी पीक थी मई जून के समय, उसी समय मैं सर से जुड़ा था, तो मैं लाइन वाली कॉपी में लिखता था। इस पर सर ने मुझे 2-3 बार टोका, फिर रात में एक बार फ़ोन भी किया सर ने कि ये आयोग में इस तरह की कॉपी नहीं होती है, उसमें बिना लाइन वाली कॉपी रहती है। तो फिर मैंने सर को बताया, सर अभी जो है कोरोना है, लॉकडाउन लगा है, तो और दुकान बंद है, इस वजह से मैं इस पर लिख रहा हूँ। जैसे ही दुकान खुलेंगी तो मैं बिना लाइन वाली पेजों की कॉपी लाऊंगा, उसमें लिखना शुरू करूँगा। इसके साथ साथ सर ने बताया कि किस तरह से मुहावरे जो है अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले उसका अर्थ लिखते हैं, उसके बाद फिर प्रयोग हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उसमें ईना बीना डीका जैसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जैसे कि राम, कृष्ण, मोहन, श्याम, ये सब न लिख के सामान्य बातें या और समसामयिकी से, हाँ जी सर, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समसामयिक संदर्भ में अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो नंबर अच्छा मिलता है। जी, निश्चित रूप से इसके पीछे रणनीति यह रहती है कि 3 चीज़ें होती हैं। एक जो व्याख्या पक्ष होता है, जो निबंध होता है, जो मुहावरों का प्रयोग होता है, यह सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व का जीवित दर्पण होता है। आप वहाँ पर जो व्याख्या लिख रहे होते हैं, इससे पता चलता है कि वास्तव में आपकी व्याख्या में वह व्याख्या आपके व्यक्तित्व के आयाम को बताती है कि आपका व्यक्तित्व कितना वैचारिक रूप से समृद्ध है। आप किस प्रकार से, प्रशासक का गुण होता है कि वह समाज से, पर्यावरण से जुड़ा रहे, सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे। यहाँ पर प्रशासन का अभिप्राय केवल इतना नहीं है कि आप समस्याओं को हल कर रहे हैं, प्रशासन का अभिप्राय यह भी है कि आप लोगों से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्टिंग विद द पीपल, यह मूल अंग होना चाहिए। और तो इसके लिए आवश्यक है कि जब आपका निबंध का प्रस्तुतिकरण हो तो उसमें दिखे कि आपका राष्ट्र से जुड़ाव है, आपका जो राष्ट्र के निवासी हैं उनसे आपका जुड़ाव है, जो समसामयिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे आपका जुड़ाव है, उनसे आपका लगाव है। अगर जुड़ाव और लगाव होगा तो निश्चित रूप से वो चीज़ें प्रयोग में भी आएंगी, वो आपके व्यक्तित्व में झांकेंगी, चाहे वो मुहावरा हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे निबंध हो, या चाहे मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न हो, तो इनमें ये चीज़ें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। तो इस कारण से यह कोशिश की जाती है कि इनका ये मूल्यांकन इस प्रकार से हो। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है निबंध का भाग, निबंध के भाग में आपने देखा है कि जो मुख्य परीक्षा से संबंधित निबंध रहे हैं वो प्रज्ञा प्रवाह परिवार में या प्रज्ञा प्रवाह चैनल में एक निबंधों की एक श्रृंखला है। तो जो निबंधों का प्रस्तुतिकरण है उसके संदर्भ में आपका क्या अनुभव रहा है? जी, प्रज्ञा प्रवाह चैनल द्वारा जो निबंध जो कराए गए थे वो अच्छे निबंध हैं। वो वही लगभग हर साल उसी टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि जो आयोग ने जो टॉपिक दिए हैं वो लगभग 9 टॉपिक हैं, उसमें से 9 ही निबंध आते हैं और उसमें से हर एक सेक्शन से 3 में से 1 करना होता है, तो कुल हमको 3 निबंध करने पड़ते हैं। तो जो प्रज्ञा प्रवाह चैनल द्वारा जो निबंध कराए जाते हैं, तो मैंने भी सर के निबंध लिखे, जो सर हफ्ते में 1 दिन निबंध के लिए डेडिकेट करते हैं,
और बाकी के 5 दिन हिंदी का उनका प्रोग्राम रहता है। तो मैंने निबंध लिखे तो सर ने जो है जो उन्होंने मूल्यांकन किया उससे मैंने सुधार किया और मुझे निबंध में भी काफ़ी अच्छे नंबर मिले। जी, अभी साक्षात्कार के पहले भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। पिछली बार के साक्षात्कार के बाद भी आप आए थे और ये पुनः जब आप साक्षात्कार देने जा रहे थे तो भी आपसे हमारा साक्षात्कार हुआ, हमारे कार्यालय में आप आए। उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की किस प्रकार से साक्षात्कार के संदर्भ में जो ध्यातव्य बिंदु हैं वह क्या क्या होने चाहिए, और विशेष रूप से हमने आपसे चर्चा की कि जो साक्षात्कार होता है, एक तो जो आपका व्यक्तित्व है उसके संदर्भ में, जो आपकी पारिवारिक आपकी स्थानीय पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में, फिर दूसरा आपने जो अर्जन किया है, आपकी जो शिक्षा की यात्रा रही है वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साक्षात्कार तक पहुँचे इसके संदर्भ में, और तीसरा फिर जो समसामयिक मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक सामान्य जागरूकता का प्रश्न होता है, और इसी के साथ फिर जो आपका विषय है इसके संदर्भ में। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ आज जो आपका साक्षात्कार हुआ अभी तरोताज़ा है बिल्कुल आपके मस्तिष्क में, तो 2-4 बिंदु आप बताएं। जैसे कि अभी अनौपचारिक बातचीत में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पिछली बार के साक्षात्कार में इस बार के साक्षात्कार में अंतर यह था कि इस बार आप के मुख पर निरंतर मुस्कान बनी हुई थी। आपके नाम में भगवान कृष्ण जुड़ा हुआ है, मूल कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि चलितम मधुरम, चलनम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मतलब उनका चलना, उनका बैठना, उनका उठना, ठीक है, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, मतलब सब कुछ उनका मीठा है। तो इस प्रकार से एक दक्ष प्रशासक का यह गुण होना चाहिए, उसके चेहरे में हमेशा मुस्कान बनी रहे। ये कहा भी जाता है मुस्कान के संदर्भ में, ये मैं दोहा श्लोक इसलिए बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये 4th पेपर में भी उपयोगी रहेगा और आपके व्यक्तित्व में उपयोगी रहेगा। संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे बहुत प्रभावित करता है कि वदनम प्रसाद सदनम, जिसका मुख क्या है, प्रसन्नता का घर है। सदयम हृदयम, हृदय दया से भरा हुआ है। मतलब प्रशासनिक अधिकारी को क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। वदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम, सुधा मुचो वाचा, उसकी वाणी जो होनी चाहिए इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे अमृत बरस रहा है। कर्णम परोपकरणम, और जो निरंतर परोपकार करने की भावना से भरा हुआ हो, जो हमेशा हम क्या है, हम लोक सेवक हैं, तो लोक सेवक का मतलब हम लोक सेवा हमारे अंदर बिल्कुल भरी हो, निरंतर गतिमान रहे। कर्णम परोपकरम एसाम केसाम नति वंद्या, इस प्रकार के लोग किसके द्वारा वंदनीय नहीं होते, अर्थात सभी के द्वारा वंदनीय होते हैं। तो ठीक इस प्रकार से यह हमारा मोटो होना चाहिए प्रशासन का कि कोई भी समस्या आए हमें उसे बिल्कुल मुस्कुराते हुए देखना है, मुस्कुराते हुए हल करने का प्रयास करना है, जिससे हम उस समस्या की तह तक पहुँचें और बिना किसी तनाव के उसको हल करने में सफल हों और फिर निरंतर आम जनमानस के प्रति संवेदनशील बने रहें। तो मैं चाहूँगा कि साक्षात्कार के कुछ प्रश्न आप यहाँ पर शेयर करें ताकि हमारे अन्य बंधु जो तैयारी में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार की सीढ़ी में भी पहुँचेंगे तो उन्हें उससे वो लाभान्वित हो। जी, जैसा कि आज मेरा साक्षात्कार हुआ है तो सबसे पहले उनके पास जो साक्षात्कार लेने वाला बोर्ड रहता है उसमें जो चेयरमैन होते हैं वो आयोग के सदस्य होते हैं, माननीय आयोग के सदस्य, और जो बाकी के सदस्य होते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं। तो उनके पास पहले से ही हम लोग मेंस का फार्म भरते हैं वो पहले से ही उनके पास अवेलेबल रहता है। तो उसी फार्म को देखते हुए उन्होंने सबसे पहला मुझसे सवाल पूछा कि आपने बीएससी किया है, तो मैंने कहा यस सर। तो बोले आपने मैथ ऑप्शनल क्यों नहीं लिया, तो मैंने कहा, तो फिर मैंने इसका जवाब दिया। उसके बाद फिर वो दोबारा पूछे कि आपने सोशलॉजी लिया लेकिन सोशलॉजी कहीं पढ़ा नहीं, इसका क्या कारण है, तो फिर मैंने इसका जवाब दिया। उसके बाद फिर उन्होंने विवाह के बारे में पूछा। तो इस तरह से ये साक्षात्कार का क्रम चला। लास्ट में उन्होंने पूछा अपनी 3 खूबियाँ बताइए जिससे मैं समझूं कि आप ही डिप्टी कलेक्टर के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। तो मैंने इसमें 3 अपनी खूबियाँ बताई। उसके बाद तो फिर बोले अच्छा ठीक है आप जाइए। इस तरह से साक्षात्कार पूरा। 3 खूबियाँ बताई जी, मैंने 3 खूबियाँ बताई कि मुझे जनता के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, जनता से मिलना जुलना अच्छा लगता है। दूसरा मैंने बताया कि मुझे अपना कोई भी काम तय समय में करना अच्छा लगता है और जो भी काम मैं करता हूँ वो अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने अपनी 3 खूबियाँ बताई। चलिए ठीक है। निश्चित रूप से साक्षात्कार के जो प्रश्न थे वो एक तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके विषय से जुड़े होते हैं, ठीक है, फिर आपके व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं। तो विषय के निर्धारण के संदर्भ में हमेशा जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए, प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि है उसका जो विषय है, इसमें जो विषय है वो दोनों अंतर है, डिफर कर रहा है।
तो उसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट रूप से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप जो विषय चुन रहे हैं उसमें आपकी रुचि हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे आप दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप इस सेवा में आ रहे हैं तो इसमें आपकी रुचि है। आप वैज्ञानिक भी बन सकते थे, आप मैथमेटिशियन भी बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर रुचि थी, तो यही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि रुचि होनी चाहिए। दूसरा, फिर हम इस विषय या परीक्षा क्यों दे रहे हैं, सिलेक्शन के लिए दे रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा हम उसको लेंगे, और फिर लाख स्कोरिंग हो, लेकिन अगर हमारे पास मटेरियल उपलब्ध नहीं है, हमारे पास मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं है, हमारे पास मैटर उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर जब भी विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, सीधे 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। उन क्राइटेरिया को बताइए कि हमारी रुचि है, दूसरा क्राइटेरिया है कि ये स्कोरिंग है, और तीसरा क्राइटेरिया यह है कि इस पे हमें पर्याप्त रूप से अध्ययन सामग्री उपलब्ध थी और हमारे पास एक कुशल मार्गदर्शक थे जिनके निर्देशन में मैं आगे बढ़ सकता था। ये चीज़ें आपको भविष्य में भी प्रशासन के क्षेत्र में भी आपके लिए उपयोगी होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक, इस पड़ाव तक आए हैं। निश्चित रूप से मूल कृष्ण जी की जो यात्रा रही है वो केवल इस प्रकार से यात्रा नहीं रही कि हाथ में थाली आ गई और इनको भोजन मिल गया। इसके लिए इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, प्राइमरी से लेकर के रामजस कॉलेज तक की यात्रा की है। और दूसरा साथ में ये भी रहा है कि ये जो एक निरंतर इनकी साधना रही है वो बहुत ही जल्दी सफल हुई। सब कौन गलती नहीं करता, टू इरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन कहा जाता है। तो ये सीधे सीधे जो गलती नहीं कर सकता वह कुछ नहीं कर सकता है, ये यहाँ पर चरितार्थ होता है। 2020 में इन्होंने गलतियाँ की, इन्होंने मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो अभ्यास की आवश्यकता होती है उस अभ्यास को इन्होंने नहीं किया, लेकिन तुरंत इन्होंने सीख ली और फिर 2021 में मतलब दूसरे वर्ष ही इन्होंने अपनी उस कमी को दूर किया। तो यह एक संदेश देती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती है और मुट्ठी जो है खाली हर बार नहीं होती है। पहली बार मुट्ठी खाली हुई, लेकिन दूसरी बार इन्होंने मुट्ठी में अपने सफलता का मोती भरा। तो ये चीज़ बताती है कि हम निरंतर अगर हम साधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो इस संदर्भ में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छी बात कही है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो मूल कृष्ण ने भी असफलता के बाद न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के, कोरोना काल की बातें थी, कापी नहीं थी, पेन नहीं था, फिर भी इन्होंने निरंतर लेखनी को अंजाम दिया, विघ्नों में रह के काम किया और फिर उस रूप में फिर ये कमीशन के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई उसके नेता या उसके विजेता बन करके उभरे हैं। और यह विजय की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। निश्चित रूप से इनका जो वहाँ का साक्षात्कार है अच्छा हुआ है और मैं आशा करते हैं कि साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा में भी इन्होंने फिर से वही रणनीति अपनाई थी, तो ये सफल हुए हैं। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मूल कृष्ण जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के? सर के पास आके बहुत अच्छा लगा, वो इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। जी ठीक है, थैंक यू।